अस्सलाम वालेकुम। अगस्त 2018 में इमरान खान हुकूमत में आए और अगले ही महीने उनके वजीर ख़जाना असद उमर असम्बली में ज़िमनी बजट पेश करने के लिए पहुंच गए। उसकी वजह यह थी कि जून में मिफ्ता इस्माइल ने मुस्लिम लीग नून की तरफ से जो बजट पेश किया था वो मुआशी से ज़्यादा सियासी था। असद उमर की जगह जो भी होता उसे आकर ज़िमनी बजट ही पेश करना था। लिहाजा उन्होंने अगर ये रास्ता इख्तियार किया तो अचंभे की बात नहीं थी, लेकिन इसकी एक अहमियत ये थी कि ये बजट तहरीक इंसाफ की मुआशी तरजीहात के हवाले से पहली दस्तावेज भी था। मेरी तवक्को थी कि इस बजट के ज़रिए तहरीक इंसाफ अपने नएपन का फ़ायदा उठाकर फौरी तौर पर मुल्क में इस्लाहात का डोल डाल देगी, लेकिन ऐसा ना हो सका। ये बजट देखकर मुझे सख्त मायूसी हुई। इस पर तबसरा करते हुए मैंने अपने प्रोग्राम में कहा कि तहरीक इंसाफ ने यह मौका ज़ाया कर दिया है और अब मईशत की गाड़ी इसके कंट्रोल में नहीं आ पाएगी। उसके बाद असद उमर वज़ीर ख़जाना ना रहे और डॉक्टर हफीज़ शेख पहुँच गए। फिर उन्होंने अगले 2 साल के लिए मईशत पर IMF का ढक्कन रख दिया। साथ ही कोरोना की आफत आ गई। इन दोनों अनासिर ने मिलकर पाकिस्तानी मईशत के साथ जो कुछ किया वो तबाहकुन था। इसके बावजूद इमरान खान बतौर वज़ीर आज़म अपना जोर लगाकर थोड़ा बहुत फ़र्क डालने में कामयाब हो गए और तीसरे साल बाद जब शौकत तरीन वज़ीर ख़जाना बने तो उनकी मदद से तरक्की की शरह भी 6% तक पहुँच गई। मेरी आज भी यही राय है कि अगर तहरीक इंसाफ अपने पहले बजट से ही इस्लाहात का आगाज़ कर देती तो कोरोना के बावजूद दूसरे साल से ही तरक्की की शरह में इजाफा हो सकता था। खैर, जो होना था हो गया। अगले रोज़ मुझे इमरान खान से मुलाकात का मौका मिला तो उनकी गुफ्तगू मईशत के बारे में ही थी। वो जो कुछ बता रहे थे उससे अंदाज़ा हुआ कि 2018 के बरक्स उनके जहन में मुस्तकबिल का मुआशी नक्शा बड़ी हद तक बन चुका है। माजी के तजर्बे से वो बहुत कुछ सीख चुके हैं। उनकी तरजीहात में मुल्क की पैदावारी सलाहियत में इजाफा अव्वलीन है। उन्होंने इतराफ़ किया कि सनतों के लिए उन्होंने एमनेस्टी स्कीम का ऐलान बहुत देर से किया था, जो उन्हें आते ही कर देना चाहिए था। दूसरे, वो ये समझ चुके हैं कि मौजूदा ब्यूरोक्रेसी और मईशत साथ साथ नहीं चल सकते। तीसरे ये कि वो मुसलसल ऐसे लोगों की तलाश में हैं जो न सिर्फ पॉलिसी बनाने में उनकी मुआवनत कर सकें बल्कि ये पॉलिसियाँ नाफिज करने के भी अहल हों। हुकूमत मिलने की सूरत में उनकी हिकमत अमली का एक अहम तरीन जुज़ पाकिस्तान की फ़ौज की मदद हासिल करना भी है। ये वो नुक्ता है जो उनके नज़दीक मुल्क में तब्दीली लाने के लिए नागुज़ीर है। वो समझते हैं कि हुकूमत के सिविल इदारे इस हालत में नहीं कि वो तय करदा अहदाफ हासिल कर सकें। उनका ख्याल है कि अगर फ़ौज की मदद से उन्होंने मुल्क में कानून की सरबुलंदी कायम कर दी तो बाकी इदारे खुद ब खुद रास्ते पर आ जाएंगे। फ़ौज को साथ लेकर चलने की बात तो सभी करते हैं, लेकिन फ़ौज को पाकिस्तान में सिविल इदारों की मदद के लिए इस्तेमाल करना एक पेचीदा और बहस तलब मामला है। उसूली तौर पर तो फ़ौज को मुल्की दिफा तक ही महदूद रहना चाहिए, लेकिन ये असूल मामूल के हालात के लिए है। बुनियादी सवाल ये है कि क्या वाकई पाकिस्तान उस जगह पहुंच चुका है जहां इमरान खान के मुताबिक फ़ौज की मदद नागुज़ीर है? इस सवाल का जवाब भी इतना सादा नहीं। फ़र्ज़ कर लीजिए कि किसी शहर की वजह से ही सही हमारी ब्यूरोक्रेसी और सियासतदान मुल्क के बारे में कम से कम इतना सोचना शुरू कर दें जितना कोई शख्स अपने घर के बारे में सोचता है, तो जाहिर है मुल्क छलांग लगाकर आगे बढ़ सकता है। ऐसा होना बज़ाहिर मुमकिन दिखाई नहीं देता, क्योंकि सहर, जादू या मोज़े का ये ज़माना नहीं, करजुग है। अब कामयाबी के लिए असबाब ज़रूरी हैं और वो हमारे पास मौजूद नहीं। असबाब से मुराद सरमाया नहीं बल्कि मर्दाने कार हैं, यानी वो लोग जो कुछ करके दिखा सकते हों। बदकिस्मती की इंतहा है कि हुकूमती मशीनरी के सिविल पुर्जे मुकम्मल तौर पर नाकारा हो चुके हैं। आज आके एक फ़ौज का आसरा होता है जो ख़ुद को बदलने की कोशिश कर रही है और मुल्क को बदलने की भी। इसमें कहीं कुछ गलत हो जाता है और कुछ ठीक हो जाता है। एक बेतरतीब किस्म का बंदोबस्त तो गैर रस्मी तौर पर मौजूद है, मगर मुनज़्ज़म तरीके, मुअय्यन वक्त और तय करदा हुदूद के अंदर रहते हुए फ़ौज मुल्क को दुरुस्त रास्ते पर डालने में क्या मदद दे सकती है, इस पर गौर व फिक्र और खुले दिल से मुकालमे की ज़रूरत है। इस बारे में अश्कालात और शुबहात हम जैसे तालिब इल्मों के जहन में तो हैं, लेकिन इमरान खान यकसू नज़र आते हैं। अगली हुकूमत अवाम जिसे भी सौंपें
اسے امکانی طور پر پاکستان کی معاشی حالت اس سے زیادہ کمزور ملے گی جو 2018 میں تھی۔ اگر عمران خان کو حکومت ملتی ہے تو آگے بڑھنے سے پہلے نظام کے اندر پائی جانے والی غلط فہمیاں اور بدگمانیاں انہیں ہی دور کرنا ہوگی۔ جہاں کچھ اصول طے کرنا ہوں گے وہاں دل بڑا کر کے بہت سی چیزوں کو نظر انداز بھی کرنا ہوگا۔ دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان کے مسائل کے حل کا کوئی مختصر راستہ نہیں ہے۔ تعلیم سے لے کر کاروبار تک جو کچھ کرنا پڑے گا اس میں کم از کم 10 برس لگیں گے، وہ بھی ایسے کہ ہر شعبے کی اصلاحات پہلے سے معلوم ہوں اور ان کے نفاذ کی مسلسل نگرانی کی جائے۔ یہ کام مشکل ہے مگر ناممکن ہرگز نہیں۔ چین جیسے گراں خواب ملک میں ڈینگ زیاؤ پنگ نے یہ کر دکھایا تھا۔ انہوں نے 1976 میں منصوبہ بنایا تھا کہ 2000 میں چین کہاں ہوگا اور چین وہاں پہنچا۔ پاکستان میں بھی اہداف مقرر کر کے آگے بڑھا جائے تو بہت کچھ ہو سکتا ہے۔ ڈینگ نے یہ مشکل اس طرح سر کی کہ ملک کی اسٹیبلشمنٹ نے ان کا پورا ساتھ دیا۔ عمران خان یہی کہہ رہے ہیں اور بار بار کہہ رہے ہیں۔ ہمیں تسلیم کر لینا چاہیے کہ ہم مشکل میں پھنسے ہوئے ہیں۔ اس مشکل سے نکلنے کے لیے مل جل کر ہی آگے بڑھنا ہوگا۔